ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1/x, कैसा फंक्शन है ये बताओ। नॉट पीरियोडिक। नॉन नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक। कितने लोगों का आ गया? साइमा का तो उस दिन ही बता दिया था उसने। अथर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये नॉन पीरियोडिक क्यों है। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, पहले इसका डोमेन बताओ क्या है। डोमेन X belongs to R R except except 0. x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0। अब उसके बाद जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, लेकिन x इज इक्वल टू 0 उसके डोमेन में ही नहीं है, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, हॉलो सर्कल। और मैंने जब पीरियोडिक फंक्शन ग्राफ से बताया था तो उस वक्त ही क्लियर कर दिया था कि अगर मान लो कहीं पे ये हो रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है, तो वो नॉट डिफाइन वाले पॉइंट्स भी एक इंटरवल में ही आने चाहिए, है कि नहीं। तो इस ग्राफ को देख के बताओ तुम, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ है क्या? मतलब ये किसी इंटरवल के बाद रिपीट नहीं। करता है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? बताओ। ये फंक्शन किसी इंटरवल के बाद रिपीट करता है ऐसा हमें नहीं दिख रहा है, इसके वजह से ये आ जाता है नॉन पीरियोडिक। लेकिन जस्ट उसके बाद वाला जो एग्जांपल था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स, इसका डोमेन बताओ तो। R except 10 pi। आर एक्सेप्ट एन पाई, इसका मतलब जितने भी पाई के मल्टीपल्स है उन सब पे ये नॉट डिफाइन होगा, तो वो उसके डोमेन में हम नहीं लेंगे। अब इसका जब ग्राफ बनाते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये 1 बन जाएगा। तो ये देख लो कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आएगी, 0 पे, फिर उसके बाद और y इज इक्वल टू 1 वाला ग्राफ मिलेगा इसके अलावा पाई पे, फिर उसके बाद 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे, इस तरीके से चलता जाएगा। इसके इधर ये माइनस पाई, -2 पाई, और इस तरीके से इधर। तो ये बताओ, अब इसमें हमें रिपीटेडनेस दिख रहा है क्या ग्राफ में? यस सर। हाँ। जैसे देखो 0 टू पाई के बीच का ग्राफ, अगेन रिपीट करेगा पाई टू 2 पाई, अगेन रिपीट करेगा 2 पाई टू 3 पाई। इसका मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ है। इसमें जो नॉट डिफाइन वाले पॉइंट है ना, वो भी एक इंटरवल में ही आ रहे, पाई पाई के इंटरवल के बाद। तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पे नॉट डिफाइन हो रहा है, नॉट डिफाइन वाले इंटरवल में थोड़ी आ रहे हैं, तो इसकी वजह से ये नॉन पीरियोडिक और ये पीरियोडिक। ग्राफ को देख के ही पता चल रहा है कि ये पीरियोडिक का ग्राफ है, क्योंकि हर पाई के बाद ग्राफ रिपीट करता है। तो पीरियोडिक फंक्शन और इसका फंडामेंटल पीरियड पाई। क्या 2 पाई इसका पीरियड यस सर। है? ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल क्लियर है। किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, उसके बाद कौन सा एग्जांपल था बताओ। x माइनस इंटीग्रल x प्लस। ठीक है, तो 1 मिनट, मैं 1 मिनट में आया।
ठीक है, तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल था मेरे ख्याल से ये है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस मॉड साइन पाई x प्लस मॉड साइन 2 पाई x अप टू मॉड साइन n पाई x, यही है ना? यही था क्या वो एग्जाम्पल? Yes, sir. और इसका पीरियड क्या आया था तुम लोगों का? 1. 1। कितने लोगों का आया है 1? साइमा, फिर और बस एक अंकित। ठीक है, देख लो यहाँ पे अब ये क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आवाज आ रही है ना मेरी या कट रही है? आ रही है सर। आ रही है ना? हाँ, ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ये साइन पाई एक्स प्लस मॉड 2 पाई एक्स साइन, तो ये फाइनली मॉड साइन एन पाई एक्स है। अब इसका पीरियड 1, इसका पीरियड निकालेंगे ये 2 आएगा। ठीक है, इसका निकालेंगे ये 1। ठीक, फिर इसके बाद ऐसे ही चलते जाएंगे और लास्ट में इसका क्या आ जाए, ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये 1/n आ जाएगा। सर 2/n होगा ना? 2, एक मिनट, ये क्वेश्चन बताओ तो कहाँ से शुरू था? सर 2π/n होगा ना? हाँ 2 पाई, हाँ 2/, ये सही है, 2/n आएगा। ये यही से शुरू है ना, पाई एक्स से? हाँ सर। हाँ सर। तो फिर तो 2 आ रहा है ना इसका, ये गलती हो रही फिर, क्योंकि देख लो ये एलसीएम हमें किसका लेना है, 1 2 1, फिर उसके बाद 1/2, फिर आ जाएगा 2/3, मतलब ये इस तरीके से 2/2। तो यहाँ पे यही रख लो तुम, ये 2/1, फिर उसके बाद 2/2, 2/3 अप टू 2/n। ठीक है, ये आएगा। अब ऊपर वाले का हम एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ, ऊपर वाले का एलसीएम 2 आएगा एंड नीचे वाले का एचसीएफ कितना आएगा? 1. 1, तो पीरियड तो 2 आ रहा है। अब उसके बाद हम देखेंगे, और एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक गलती यहाँ पे ये हुई मेरी, ये मॉड लगाने के बाद पीरियड कितना आता है पाई हो जाता है साइन ना का? सर वो? पाई, हाँ पाई हो जाता है ना मॉड लगाने के बाद, ये 1। अब ये देख लो पाई/पाई, क्योंकि मॉड लगाने के बाद साइन का पीरियड पाई हो जाएगा, ये पाई/2 पाई। वैसे उससे भी आ जाता, बस हमें क्या करना पड़ता, अब एफ ऑफ एक्स प्लस 1 पे देखना पड़ता। 2 तो पीरियड आ गया था, 1 पे चेक करना पड़ता, वो जबरदस्ती की स्टेप बढ़ जाती और हमें पता है। लेकिन अब मॉड जब लगाते हैं तो साइन का पीरियड पाई हो जाता है, तो पाई/एक्स का कोएफिशिएंट पाई तो डिवाइडेड बाय पाई, यहाँ पे 2 पाई तो डिवाइडेड बाय 2 पाई, यहाँ पे पाई/n पाई। ठीक है, तो एलसीएम अब किसका लेना है हमें, ये 1 1, उसके बाद 1/2 1/3, ऐसे फाइनली 1/n। तो ऊपर वाले का एलसीएम 1 एंड नीचे वाले का एचसीएफ 1, तो फाइनली एलसीएम कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, और यही उसका फंडामेंटल पीरियड भी होगा। क्लियर है ये? यस सर। हाँ सर। बाद में जब हम 1/2 पे चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1/2 आ जाएगा, और उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट x में फिर कन्वर्ट नहीं कर सकते, फंक्शन ही चेंज हो जाता है, तो इस वजह से 1 ही इसका पीरियड है। देख लो इसको जल्दी से।
अभी तो बस ये वाला एग्जांपल किया है, और उसके पहले वाले x माइनस x इंटू 1/x एंड साइन x इंटू कोसेक x वाले तुम नहीं सुन रहे थे क्या सार्थक? क्या सर? अरे वो नहीं सुन रहा था, शायद नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हुआ था। कोई नहीं, अब तो है। तो ये एग्जांपल क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या था बताओ? f of x इज इक्वल टू sin pi by 4 integral x plus cos pi by 2x. एक मिनट, इंटीग्रल x फिर उसके बाद cos pi by 2x. पाई बाई 2x इंटू एक्स है ना? हाँ, फिर उसके हाँ बाद सर, cos pi by 3 integral x. cos ही है क्या? हाँ सर, हाँ सर। इंटीग्रल x, और उसके बाद हो गया इतना इतना। ही था। इतना ही है ना? चलो देख लो, पहले हम, ये तो पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं? cos पाई बाई 2 ये तो पीरियोडिक है। अब उसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं। ये देख लो, अब अंदर वाले की जब हम बात करेंगे, जब हम x को, ये पीरियोडिसिटी इसकी चेक करते हैं या नहीं है, क्योंकि बाहर वाला तो पीरियोडिक है, अंदर वाला नहीं है। अब वो डिपेंड करता है, हमें चेक करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है? अंदर वाला अगर नॉन पीरियोडिक है, उसके बेसिस पे हम पूरे को नॉन पीरियोडिक नहीं कह सकते हैं, ठीक? तो ये देख लो, अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम चेक करते हैं इसके बीच में, इसका ग्राफ बनाते हैं। चलो, ग्राफ से आइडिया लग जाएगी हमें। 0 to 1 के बीच में, x को 0 to 1 के बीच में लेते हैं, तो कौन सा ग्राफ आएगा? ये वाला ग्राफ आ जाएगा, ठीक है? x को अगर हमने 0 to 1 के बीच में लिया तो साइन 0 0, फिर उसके बाद 1 to 2 के बीच में लिया तो 1 साइन पाई बाई 4, तो कौन सा आएगा? 1/√2। फिर उसके बाद इसको हमने 2 to 3 लिया, 2 to 3 लेने के बाद ये कौन सा ग्राफ आ जाएगा? मतलब इसमें ये बन जाएगा साइन पाई बाई 2 तो 1, ठीक है? फिर उसके बाद 3 to 4 लेंगे तो 3 पाई बाई 4, साइन 3 पाई बाई 4 1/√2 होता है, ठीक है? अब पाई बाई 4 to 5, या तो पहले तुम इंटीजर्स पे वैल्यू निकाल लो, 1 2 3 पे कितनी आती है, ठीक? और उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे बढ़ो, तो 0, वो 0 पे निकाली तो 0, 1 पे निकाली तो 1/√2, 2 पे निकाली तो 1, 3 पे निकाली तो 3 पाई बाई 4, तो साइन 3/4 1/√2, 4 पे निकाली तो साइन पाई 0, फिर उसके बाद 4 to 5 के बीच में लिया तो ये क्या आ जाएगा? 4 to 5 के बीच में लेने के बाद 0 ही आ जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद अगर हमने इसको लिया 5 पे इसकी वैल्यू निकाली तो -1/√2। देख लो, इसकी पीरियोडिसिटी इसके ग्राफ से ही हम चेक कर रहे हैं, -1/√2। फिर उसके बाद ये 6 तक, एग्जैक्ट 6 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1, क्योंकि वो 3 पाई बाई 2 बनता है। अब उसके बाद 6 to 7, 6 to 7 की जब हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 पाई बाई 2, तो ये वही -1, 7 पे -1 बार, फिर उसके बाद 8 पे एग्जैक्ट 0, और फिर उसके बाद अगेन वही ग्राफ शुरू हो जाता है। उसके बाद अगेन वही ग्राफ शुरू हो जाता है, तो इसका पीरियड क्या है? 8 इसका पीरियड है। ये ग्राफ से हम देख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये जो ग्राफ हमने बनाया, ये सभी को पहले क्लियर है क्या, ये बताओ? ये ग्राफ हाँ क्लियर सर। है, ठीक है?
क्योंकि पहले 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, पहले इंटीजर्स पे निकाल लो 1 2 3 4 5 6, वहां पे वैल्यू निकाल लो और फिर उसके बाद उसके बीच में देख लो कि क्या आता है एंड उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ बनेगा। अब 8 के बाद अगेन फिर से सेम ग्राफ शुरू हो जाएगा, तो इसकी वजह से पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 8, t इज इक्वल टू 8। ठीक है, फिर उसके बाद इसका पीरियड क्या आएगा बताओ अब। वैसे 6 ये 8 पीरियड हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं। साइन का पीरियड कितना है? 2 पाई 2 pi. 2 पाई है। और यहाँ पे ये मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर को पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई किया, एक तरीके से एज्यूम करते हैं x को पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 पाई अपॉन पाई बाय 4, तो यहाँ से ये कितना आ जाता है 8। ऐसे भी हम बोल सकते हैं, लेकिन जब बाहर में साइन कॉस इस तरीके के फंक्शन रहेंगे तभी ऐसा बोलना, ठीक है, क्योंकि अंदर वाली क्वांटिटी तो रिपीट करने वाली है, कहीं ना कहीं पे तो ऐसी वैल्यू वो दे देगा जैसे ये यहाँ पे हो रहा था। या तो फिर ग्राफ से ही देख लो, क्योंकि ये हर एक जगह पे नहीं अप्लाई कर सकते हम इसको 2 पाई अपॉन ये करना। इसका तो हम बता सकते पीरियड, इसका पीरियड कितना आएगा 2 पाई अपॉन पाई बाय 2 तो 4। अब इसका पीरियड ग्राफ से बताओ कितना आता है? 6 आता है। तो पीरियड तो हमें पता चल गया 8, 4 एंड 6। इनका एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 24 2 क्यूब इंटू 3 24 आएगा। ठीक है, तो यही अब इसका पीरियड है 24। ये क्लियर है क्या बताओ? थोड़ा अलग क्वेश्चन था ये। सर, इसमें वो साइन पाई बाय 4 इंटीग्रल एक्स का ग्राफ वो शॉर्ट मेथड से कब कब पॉसिबल होगा? शॉर्ट मेथड से? ये तो ग्राफ शॉर्ट मेथड से कौन सा है? ग्राफ के लिए तो हमें वही करना है बस, एक्स का कब कब इंटीजर कौन सी इंटीजर वैल्यूज लेगा और कौन से इंटरवल में लेगा। नहीं सर, वो नॉर्मल उसके टाइम पीरियड को वो आर्बिट्री वो नंबर से जब डिवाइड। बाहर में पीरियोडिक फंक्शन जैसे ये साइन कॉस इस तरीके का आ रहा है, टैन सेक कोसेक, अगर मैं यहाँ पे कॉस भी लगाता तो उसका पीरियड क्या हो जाता 8। यहाँ पे मैं टैन लगाता तो पीरियड कितना हो जाता? टैन लगाता तो 4 4। ठीक है, सेक कोसेक लगाता तो पीरियड कितना हो जाता? 8 बस यही है। क्लियर है ये? हाँ सर। ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं टर्म्स पीरियड आर फंडामेंटल देन ओवरऑल फंक्शंस पीरियड विल आल्सो बी फंडामेंटल, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे हम एलसीएम ले रहे हैं ना, ये 8 4 6, एलसीएम लेने के बाद जो पीरियड आता है वो फंडामेंटल हो जरूरी नहीं है, हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा था। फिर हम 12 के लिए चेक करेंगे, लेकिन ये जहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट वगैरह आता है इन सब में वो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो आता है एलसीएम से वही फंडामेंटल पीरियड रहता है। लेकिन कोई चीज मल्टीप्लीकेशन में आ रही है, फिर मॉड जहाँ पे लग रहा है, मैंने बताया था ना कहाँ कहाँ पे चेक करना है। तो ये पीरियोडिक फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने हर एक तरीके का क्वेश्चन देख लिया इसमें। अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पीरियोडिक के क्वेश्चन बन जाएंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो अब। इनवर्स फंक्शन।
तो पहले तो चलो इसकी डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद उस डेफिनेशन को समझाता हूं। इनवर्स फंक्शन, function f from a to b is bijective function. Bijective means कैसा? 1 1 and 1 2. 1 1 and onto bijective function, then there will exist bijective function x is equal to g of y from b to a such that if p comma q is an element of f, then q comma p will be an element of G then F and G are called as inverse of each other. F and G are called as inverse of each other. F and G are called as inverse of each other. F and G are called as inverse of each other, and here G is denoted by G is denoted by F इनवर्स. ये इसको इनवर्स रीड करेंगे हम, F इनवर्स. And F is denoted by G इनवर्स. मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स है ना, तो F को G इनवर्स एंड G को F इनवर्स कहा जाएगा. तो ये डेफिनेशन है, इसको लिख लो. अब इसका हर एक पॉइंट हम समझते हैं. हाँ बोलो, किसी को कुछ कहना है क्या? किसी को कुछ पूछना है क्या? यहाँ पे पहले लिख लो, उसके बाद हर एक पॉइंट में समझाऊंगा क्यों बाइजेक्टिव होना जरूरी है और वो किस तरीके से इनवर्स आता है.
और ये आजकल पेपर अपलोड नहीं हो रहे क्या? हुआ है सर। अरे वो तो बोल रहा हूँ, मतलब डाउनलोड करने के लिए शायद मैंने अनिकेत और सार्थक से नहीं पूछा सर। था, तो डाउनलोड के लिए नहीं है शायद। ठीक है, हो गया ये लिख के? हाँ सर। ठीक है, अब इसको मैपिंग से समझते हैं हम। पहले ये एफ की मैपिंग, ठीक है, ये एफ की मैपिंग हम बना रहे हैं। एफ कैसा फंक्शन है अब यहाँ पे? बाइजेक्टिव, बाइजेक्ट। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो यहाँ पे x1 x2 x3 x4 चार एलिमेंट ले रहे हैं। यहाँ पे y1 y2 y3 y4 ये चार एलिमेंट ले रहे हैं। x1 y1 के साथ, x2 y2 के साथ, x3 y3 के साथ एंड x4 y4 के साथ। ठीक है, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब ठीक, अब इसका उल्टा करना हमें, इसका इनवर्स करना है। इसका इनवर्स करना मतलब जो पहले कोडोमेन था वो उसको अब हमें डोमेन बनाना है, जो पहले डोमेन था उसको कोडोमेन बनाना है, और वहां से जो फंक्शन आएगा, जो मैपिंग आएगी, वो कहलाएगी इसका इनवर्स। मतलब ये जी वाले मैपिंग में ये था, यहाँ पे y1 y2 y3 y4 x1 x2 x3 x4। तो यहाँ से y1 x1 के साथ, y2 x2 के साथ, y3 x3 के साथ एंड y4 x4 के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये देख लो, हर एक पॉइंट को हम देखते हैं अब। f of x is bijective function, then there will exist a function x is equal to g of y if such that, किस तरीके से, अगर p, q is an element of y, इसका मतलब देख लो ये y is equal to f of x है। ठीक है, तो तुम बताओ x की जगह पे p पुट करने के बाद हमें कितना क्या मिलना चाहिए, अगर p कॉमा इसके ऊपर लाई कर रहा है तो? x की जगह पे p पुट करने के बाद हमें y कितना मिल रहा है, q। ये इसका सिंपल सा मीनिंग आता है, ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है तो यहाँ पे कैसा होना चाहिए इनवर्स होने के लिए, g का इसका इनवर्स होने के लिए, अगर हम ये वाला पॉइंट q कॉमा p, y की जगह पे अगर q पुट करेंगे तो हमें x कितना मिलना चाहिए, p। तो इसका मतलब सिंपली ये है, अगर हम x की जगह पे x1 पुट करते हैं तो हमें y1 मिलना चाहिए यहाँ पे, और वही यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर हम y की जगह पे y1 पुट करते हैं तो हमें x1 मिलना चाहिए। ये क्लियर है ना, कैसा होना चाहिए मैपिंग यहाँ पे इनवर्स होने के लिए? अगर यहाँ पे x1 y1 के साथ एसोसिएटेड है तो उसका उल्टा करने पे y1 x1 के साथ ही एसोसिएटेड होना चाहिए। तो उसको हम कहेंगे, अगर p कॉमा q इसके ऊपर लाई कर रहा है तो q कॉमा p इसके ऊपर लाई करेगा। क्लियर है? यहाँ पे x2 अगर y2 के साथ एसोसिएटेड है तो यहाँ पे y2 x2 के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। और इसका बाइजेक्टिव होना क्यों जरूरी था? अभी मान लो हम इसको बाइजेक्टिव नहीं लेते हैं, ऐसा करते हैं, ये x4 को y3 के साथ ही एसोसिएट कर देते हैं, अभी बाइजेक्टिव नहीं है ये। तो ये बताओ, इसका उल्टा ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा क्या? मतलब इसका उल्टा करते हैं हम, पहले देखो तो सही, अभी इसका उल्टा करते हैं, मतलब ये इनको हम डोमेन की जगह पे लेते हैं और इसको कोडोमेन की जगह पे भेज देते हैं। तो यहाँ पे देख लो y3 कितनों के साथ एसोसिएटेड है, 2 के साथ, और y4 एसोसिएट ही नहीं हो रहा है, तो क्या ये फंक्शन है क्या? नो। नहीं नहीं सर। नो सर। है ना? तो वो तो पॉइंट क्लियर है ना, इनवर्स
एग्जिस्ट करने के लिए बाइजेक्टिव होना जरूरी है। क्लियर है ये वाला? Yes, sir. 1 1 होना चाहिए एंड ऑन्टो होना चाहिए, तभी जाके उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स कैसा होता है ये मैपिंग से तुम समझ जाओगे। बस सिंपली क्या करना है, ये एफ का जो कोडोमेन था एंड एफ का जो डोमेन है, इनको आपस में इंटरचेंज कर लेना है। तो वहां से जो फंक्शन आता है और किस तरीके की मैपिंग होनी चाहिए उसमें, यहाँ पे अगर x1 y1 के साथ एसोसिएटेड है तो यहाँ पे y1 x1 के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे यहाँ पे f एंड g को एक दूसरे का इनवर्स। क्लियर है? हाँ सर। तो ये मैपिंग बना लो। अगर ये ऐसा है देन f इज इक्वल टू g इनवर्स एंड g इज इक्वल टू f इनवर्स, ऐसा हम कह सकते हैं। और यहाँ पे g भी बाइजेक्टिव ही होगा। लेकिन कोई भी दो बाइजेक्टिव फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए क्या होना चाहिए, इस तरीके की मैपिंग, यहाँ पे अगर ये है तो यहाँ पे ये होनी चाहिए। तो एक तो क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या, मतलब एक फंक्शन गिवन रहता है कोई भी और पूछा जाता है क्या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या, तो वहां पे हमें क्या चेक करना होता है, वहां पे हमें क्या चेक करना पड़ेगा, बाइजेक्टिव है क्या नहीं? बाइजेक्टिव है क्या, वो हमें चेक करना पड़ेगा। अगर बाइजेक्टिव आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बाइजेक्टिव नहीं आया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है? तो पहले तो हम वो क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, तो लिखो आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इनवर्टिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इनवर्टिबल, ये आइडेंटिफाई करना है। तो फॉलोइंग फंक्शन इज इनवर्टिबल, तो पहला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर,
तो पहला है क्या बताओ, बाइजेक्ट इन्वर्टिबल Yes. हाँ है ना। क्या है, हमने इसकी रेंज निकाली है, हमने इसका ग्राफ भी देखा है, ग्राफ भी हमने इसका ड्रॉ किया था ना, या नहीं। इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ किया था क्या। हाँ नहीं नो सर। नहीं किया था क्या। नहीं चलो अभी देख लेते हैं फिर, ये ग्राफ भी इसका बना लेंगे हम, ताकि इसकी जरूरत पड़ सकती है। वो तो मैं भी जेआर में करवाया होगा मैंने ग्राफ, नहीं मुझे याद आ रहा तुम्हारे बैच में ही करवाया था। नो सर। नहीं सर। ठीक है कोई नहीं। नो ठीक है चलो अब पहला देखते हैं हम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। पहले तो ये 1 1 है या ऑनटो मेनी वन है, हम चेक करेंगे। तो दो अलग अलग नेचर के फंक्शन, तो कौन से मेथड से अप्रोच करते हैं हम, बताओ। डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन, पहले इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r, तो x f डैश x 1 प्लस कॉस x, तो ये हमेशा कैसा आता है, greater पॉजिटिव। than or equal to 0. Therefore for x belongs to r, therefore f is increasing function, and f is increasing function, तो ये कैसा आएगा 1 1, therefore 1 1। अब इंक्रीजिंग है, इसका डोमेन ये है, तो f ऑफ x की जो रेंज है वो क्या आएगी, f ऑफ माइनस इंफिनिटी y की जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है, इंक्रीजिंग था, f ऑफ माइनस इंफिनिटी टू f ऑफ इंफिनिटी, तो f ऑफ माइनस इंफिनिटी कितना आता है, माइनस इंफिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इसकी रेंज जो है वो क्या आ गई, r। ठीक है, और कोडोमेन कुछ नहीं गिवन होता है, इसका मतलब कोडोमेन क्या होता है, आर आर। r होता है। तो यहाँ पे रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ गया, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ गया, देयरफॉर इट इज क्या है, ऑनटो, इट इज ऑनटो, देयरफॉर ऑनटो। और उसके बाद 1 1 है, ऑनटो है, इसकी वजह से ये कैसा है, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव भी है, दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, therefore its inverse exists, therefore it is invertible, therefore it is invertible। ठीक है, अब इसका ग्राफ एक ध्यान रख लो तुम याद, ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, ठीक है, ये ग्राफ आता है इसका, ये वाला पॉइंट यहाँ पे पाई हो जाता है, ये 2 पाई हो जाता है, और ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। इसके अबाउट ये जिगजैग ग्राफ आता है इस तरीके का, कभी ऊपर कभी नीचे लूप, कभी ऊपर वाला लूप, इस तरीके का देखेंगे हम इसको एओडी में डिटेल में। और ये पॉइंट कौन से है, जहाँ पे वाई बाई एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स को कट करता है, तो ये पॉइंट है यहाँ पे पाई, 2 पाई, 3 पाई, यहाँ पे माइनस पाई। ठीक, तो ग्राफ को देखते हुए भी हमें दिख रहा है कि
क्या ऐसी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिल रही है जो उसको दो जगह पे कट करेगी? यस सर। कहाँ पे? नहीं सर। ये थोड़ा सा ऊपर ही बनाना, ठीक है, लूप इसके ऊपर, ये ऐसा और फिर ये ऐसा ऊपर। तो कोई ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है जो उसको दो जगह पे कट करती है, उसके वजह से ये कैसा 1 1। और वो देख लो नीचे से ऊपर तक जा रहा है पूरा ग्राफ, इसका मतलब ये कैसा है, ऑन टू भी है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ जाता है क्योंकि रेंज भी आर है। तो बाइजेक्टिव रहेगा, बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल है। क्लियर है? ग्राफ ड्रॉ कर लिया था ना सभी लोगों ने? Yes, sir. हाँ बोलो सार्थक। सर वो ग्राफ में जो मैक्सिमा और मिनिमा वाले पॉइंट आ रहे थे वो पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ भाई वो देखेंगे, अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे, वो डिटेल में हम एओडी में देखेंगे, ठीक है। अभी तो बस ग्राफ ये आता है, डिटेल में अभी करना तो एओडी पढ़ना पड़ेगा, फिर एओडी आने वाला है ना टॉपिक। ये ऐसा लूप है, ये नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा है, पाई है, ये 2 पाई है, ये -पाई है, ये -2 पाई है। x प्लस 1/x का तो मेरे ख्याल से मैंने ड्रॉ करवा के दिया है ग्राफ, x प्लस 1/x, है ना? दिया है ना 11th में, याद करो। याद आ रहा है किसी को? x प्लस 1/x? नहीं, ए भुलक्कड़ लोग हो तुम भी। x प्लस 1/x का ग्राफ वो भी देख लेना यहाँ पे। अब मेरे ख्याल से ड्रॉ करने के बाद कुछ तो दिखेगा, इसमें भी ये y इज इक्वल टू x वाली लाइन है और उसका जो ग्राफ आता है याद आया। और ये जो हाँ पॉइंट होता है सर। यहाँ पे ये 1 और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2, मतलब पहले क्या होता है, थोड़ा सा ऐसा बनाओ, ऐसा आता हुआ, ये वाला पॉइंट 1 होता है, फिर तो मतलब इससे क्या है, नेचर वगैरह सब बता सकते हैं हम, कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग कौन से में डिक्रीजिंग। और ये वाला पॉइंट होता है -1, यहाँ पे आ जाता है -2। तो ये ग्राफ होता है x प्लस 1/x का। और भी आएंगे ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री के तो हमने देख लिए हैं, हमने जीआईएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, वो तो अब आने चाहिए। उसकी में ये 2 और ग्राफ ऐड हो गए, ठीक है। पॉलिनोमियल के ग्राफ हम बना सकते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन में वो ग्राफ का एक वो आया था, इसकी वजह से इसका भी मैंने ड्रॉ करवा दिया। लेकिन जो चल रहा था अभी, सेकेंड फंक्शन बताओ इन्वर्टिबल है क्या?
कहाँ गया सेकंड? अभी मेरे पास नहीं लिखा हुआ है वो। सेकंड बताओ क्या था? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था ना? तो इसको तो हाँ बताओ सर। ये इन्वर्टिबल है क्या? ग्राफ से ही ये हट जाता है। ग्राफ जब तुम इसका बनाओगे ना, अपने आप तुम्हें दिख जाएगा कि ये कैसा है। क्या ये 1 1 है? नहीं। नहीं। नो सर। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिल रही है जो कि उसको कितने जगह पे कट कर रही है? 2। क्या ये ऑन्टो है? नहीं। नहीं। तो ये ग्राफ कैसा, ये कैसा है? मेनी वन। एंड इसकी जो रेंज है वो क्या है? 0 टू इंफिनिटी। तो रेंज और कोडोमेन क्या होता है? आर होता है, कुछ नहीं गिवन मतलब। तो रेंज कोडोमेन का सबसेट। तो ये मेनी वन एंड इनटू, देयरफॉर नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है। उसके बाद थर्ड बताओ है क्या? थर्ड में ये वाला था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें डोमेन हमें गिवन है 0 टू इंफिनिटी एंड उसका कोडोमेन गिवन है 1 टू इंफिनिटी। तो ये है क्या इन्वर्टिबल? हाँ। नहीं। अरे है, देखो तो। अब वही पार्ट देखना है हमें, डोमेन वाला। जैसे इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ आता है, और 0 टू इंफिनिटी वाला ग्राफ कंसीडर करना है। मतलब कौन सा ग्राफ? ये वाला ग्राफ हमें कंसीडर करना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे उस ग्राफ को क्या 2 जगह पे कट कर सकती है क्या? ऐसी कोई लाइन आती है क्या हॉरिजॉन्टल? शेडेड नहीं। रीजन को ध्यान रखना, शेडेड रीजन को। उसका डोमेन क्योंकि 0 टू इंफिनिटी दिया है, पूरा ग्राफ नहीं कंसीडर करना है। अभी हम पूरा ग्राफ कंसीडर कर रहे थे क्योंकि डोमेन नहीं गिवन था। तो डोमेन हमें निकालना पड़ा, और डोमेन क्या आता है इसका? x बिलोंग्स टू r आता है इसका डोमेन। लेकिन अब यहाँ पे डोमेन गिवन है तो हम उसी के लिए चेक करेंगे, 0 टू इंफिनिटी के लिए। ठीक है, 0 टू इंफिनिटी के लिए हम देखेंगे। तो ये ग्राफ आता है। अब इसमें रेंज बताओ इसकी क्या है? ये वाला पॉइंट है 0,1। रेंज बताओ y बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। 1 to infinity. और कोडोमेन क्या है? 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, कोडोमेन भी 1 टू इंफिनिटी, रेंज भी 1 टू इंफिनिटी। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिल रही है जो कि उसको एक ही जगह पे कट करती, 2 जगह पे कहीं कट करती हुई लाइन नहीं मिलती है। तो इसकी वजह से ये कैसा है? मेनी वन एंड रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है 1 सॉरी 1 1। 1 एंड ऑन्टो दोनों है ये। ठीक है, तो 1 1 ऑन्टो दोनों है, देयरफॉर इन्वर्टिबल। ठीक है, 1 1 ऑन्टो है तो बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल है। क्लियर है? फिर उसके बाद वाला क्या था? ln x plus under root x square plus 1। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका डोमेन बताओ क्या है? थोड़ा, हाँ, डोमेन r। आर। डोमेन देख लो यहाँ पे, ये जो क्वांटिटी आती है, मतलब ये बताओ ये मॉड एक्स से बड़ी है या छोटी है? अंडर रूट के बाहर लेंगे अगर, ये मान लो अंडर रूट एक्स पे है तो ये मॉड एक्स आता है। तो ये बताओ ये जो अंडर रूट के अंदर में है, ये जब अंडर रूट के बाहर हम लेंगे तो मॉड एक्स से बड़ा आएगा या छोटा बड़ा। आएगा? और उसमें हम एक्स को ऐड करेंगे तो दोनों का सम 1 से बड़ा या छोटा? मतलब बड़ा। दोनों का सम बड़ा। पॉजिटिव या निगेटिव? 1 से बड़ा छोटा नहीं, दोनों का सम पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा हमेशा,
क्योंकि मॉड तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, और ये जो मॉड में आ रहा है ये थोड़ा सा x से बड़ा ही रहेगा, मॉड x पॉइंट समथिंग h आ रहेगा, मान लो h एक वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर हम लेते हैं, और इसमें अगर हम x को ऐड करते हैं, x अगर निगेटिव भी होता है तो इन दोनों का सम कैसा आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आने वाला है सम। और ln के अंदर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तभी वो Positive. डोमेन होता है, उसकी वजह से इसका डोमेन क्या है, डायरेक्टली हमने डोमेन निकाल लिया, वो इसको पॉजिटिव करने के लिए ये ग्रेटर देन 0 इस ये वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ग्रेटर देन 0 करने भी जाओगे ना तो दिख जाएगा कि ये हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। तो आ रहे हैं, अब इसमें क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन से अप्रोच करेंगे, तो डिफरेंशिएशन से अप्रोच करेंगे तो ये x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन तो 1 प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। मेरे ख्याल से ये बेसिक डिफरेंशिएशन तो सभी को आते होंगे, आता है ना इसका डिफरेंशिएशन, यस सर। चेन रूल से पहले Yes. ln का डिफरेंशिएशन ये आता है, और फिर ln के अंदर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, ठीक है। तो ये 2 गया, यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन, तो ये देखो ये दोनों कैंसल आउट, तो एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है। देयरफॉर एफ कैसा फंक्शन है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ इंक्रीजिंग है तो कैसा आएगा, ये 1 1, ठीक है। अब उसके बाद एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी, इसकी रेंज बताओ कितनी आती है, इसकी रेंज आर। आर आती है, ठीक है। इंक्रीजिंग है, एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी टू कहाँ जाएंगे, एफ ऑफ इंफिनिटी, ठीक है। एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जाएंगे, इंक्रीजिंग है, माइनस इंफिनिटी पे जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन माइनस इंफिनिटी पे अंदर वाली वैल्यू बताओ कितनी आएगी, टेंडिंग टू, थोड़ा सोच Zero. समझ के, टेंडिंग टू 0 रहेगी, Indeterminate. टेंडिंग टू 0 अंदर वाली क्वांटिटी, क्योंकि ये माइनस इंफिनिटी, ये मॉड मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी से थोड़ा सा बड़ा आएगा, मतलब ये इस तरीके का मान लो, ये माइनस इंफिनिटी है और ये इंफिनिटी प्लस एच आएगा, एच वेरी स्मॉल नंबर, तो ये इंफिनिटी इंफिनिटी चला जाएगा, तो ये एक तरीके से टेंडिंग, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है तो एक तरीके से ये टेंडिंग टू क्या जाएगा, 0। और ये ध्यान रख लेना अभी कि एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी लेंगे तो ये टेंडिंग टू 0 आएगा, तो वहां से एफ एल एन 0 कितना होता है, माइनस इंफिनिटी, और ये इंफिनिटी पे तो इंफिनिटी, और एल एन इंफिनिटी इंफिनिटी आएगा, तो y बिलोंग्स टू आ जाता है r। तो इसकी वजह से ये कैसा है, 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, देयरफॉर इन्वर्टिबल, ठीक है, देयरफॉर इन्वर्टिबल। फिर उसके बाद फिफ्थ में जो था साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, क्या ये इन्वर्टिबल है क्या, नहीं। नहीं। नहीं है। इसका ग्राफ ये ना तो क्या है, ये मेनी वन है, ठीक है, 1 1 भी नहीं, मेनी वन आता है, और ये इनटू है,
इसकी रेंज -1 to 1 रहेगी, therefore नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, लेकिन जो 6th में था इसके डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है, डोमेन लिया है क्लोज -π/2 to π/2 एंड कोडोमेन लिया है -1 to 1, तो अब -π/2 to π/2 में ही इसका ग्राफ हम देखेंगे। तो ये ग्राफ आएगा, तो इसको देखते हुए बताओ 1 1 है क्या ये? है। यस सर। और ऑन टू है या इनटू है? ऑन टू। ऑन टू, On to। क्योंकि कोडोमेन -1 to 1 और इसकी रेंज भी -1 to 1 ही आती है यहाँ से ग्राफ से, तो इसकी वजह से ऑन टू है, देयरफॉर ये कैसा है? इन्वर्टिबल। इसका मतलब अगर हम सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते तो क्या वो इन्वर्टिबल है क्या? नहीं सर, सीधा साइन ले लिया, tan, cot, sec, cosec ये ले लिया, कोई भी नहीं है, तो वो इन्वर्टिबल नहीं है। लेकिन जब हम उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली कोडोमेन लेंगे तो वो इन्वर्टिबल आ सकते हैं, है ना? जैसे ये 6th वाला एग्जांपल, तो यही सारी चीजें हम देखने वाले हैं आईटीएफ में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर हम सिंपली बोलेंगे तो नॉन इन्वर्टिबल, ठीक है, इन्वर्टिबल नहीं है। लेकिन अगर हमने उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो वो इन्वर्टिबल बन सकते हैं, और वही सारी चीजें हम उसमें करने वाले हैं आईटीएफ में। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जांपल सभी इन्वर्टिबल होके हुए हैं, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए उस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा? बाइजेक्टिव, 1 1 एंड ऑन टू होना जरूरी है, तब जाके वो इन्वर्टिबल। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन बनता है इन्वर्टिबल इनवर्स फंक्शन में कि गिवन फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट। फिर उसके बाद दूसरा आता है, अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स निकालो, इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स निकालो। तो वो भी हम देख लेते हैं। अब लिखो, फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। तो इनवर्स निकालने के लिए बोला गया, इसका मतलब वो इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तभी तो इनवर्स निकालने के लिए बोला गया है। फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है, फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। पहला y इज इक्वल टू ln x, ये ले लेते हैं x, ठीक है, समझ जाओगे तुम कैसा है ये। फिर उसके बाद सेकेंड y इज इक्वल टू या तो सबसे पहले एक आसान सा ले लो और ये सेकेंड में डाल देना, y इज इक्वल टू ठीक है। तो ये देख लो स्टेप्स उसके, इन्वर्टिबल फंक्शन कैसे निकाला जाएगा, इनवर्स फंक्शन किसी भी फंक्शन का, उसके स्टेप्स देख लो। ये इन्वर्टिबल तो है, लीनियर फंक्शन है ना, इन्वर्टिबल तो है। अब स्टेप्स देख लो, पहला वाला फंक्शन में करके दिखा देता हूं तुम्हें, 2x + 3, और मार्जिन में मैं स्टेप्स भी लिखवा दूंगा। चलो पहले स्टेप्स लिखवाने थे, कोई नहीं, एग्जाम्पल पहले समझ लेते उसके बाद स्टेप्स लिखवा दूंगा। ये गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू y x का फंक्शन है,
अब हम क्या करेंगे, x को y का फंक्शन बनाएंगे, मतलब x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये y माइनस थ्री इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू कितना, y माइनस 3/2, ये आ जाता है। अब यहाँ पे देख लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ से इनवर्स अगर निकालना है तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स y हो जाएगा, है ना। स्टेट डेफिनेशन देख लो, एफ ऑफ एक्स फंक्शन, इसका इनवर्स क्या आ जाता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का x इज इक्वल टू जी ऑफ y, एंड g को हम क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स y आ जाता है, ठीक। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, x की जगह पे लिखेंगे एफ इनवर्स y माइनस 3/2, एंड लास्ट में सिंपली y को हम रिप्लेस कर देंगे x से, ठीक है, y को हम रिप्लेस कर देंगे x से। तो यहाँ पे देखो क्या चेंजेस हो जाएंगे। अब इसका जो डोमेन था, एंड मान लो इसकी जो रेंज आ रही है, रेंज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, आ रही उसकी रेंज होती है, क्योंकि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होगा तभी इन्वर्टिबल आता है। तो ये डोमेन, ये कोडोमेन, और इसी को हम रेंज भी कह सकते हैं। तो इसमें रेंज एंड कोडोमेन आपस में क्या हो जाएंगे, सॉरी, डोमेन एंड रेंज आपस में क्या हो जाएंगे, इनवर्स फंक्शन में इंटरचेंज। चेंज। इंटरचेंज, इंटरचेंज। मतलब इसका जो डोमेन है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, रेंज, रेंज। और इसकी जो रेंज है वो इसके लिए क्या हो जाएगी, डोमेन। ध्यान रखना, अब ये चेंजेस होते हैं। इसका मतलब अगर मैं साइन का इनवर्स लिखता हूँ, y इज इक्वल टू साइन एक्स, और इसका इनवर्स क्या आता है, साइन इनवर्स एक्स, जब मैं ये करता हूँ -π/2 टू π/2 एंड -1 to 1 लेता हूँ, तो ये बताओ इसकी इसकी रेंज क्या आएगी, बताओ, साइन इनवर्स की रेंज -π/2 to π/2 -π/2 to π/2, एंड इसका डोमेन -1 to 1 -1 to 1। -1 to 1। तो ये चेंजेस हो जाएंगे, मतलब जो f का डोमेन वो f इनवर्स की रेंज, एंड जो f की रेंज वो f इनवर्स का डोमेन, तो ये चेंजेस हो जाएंगे। इस कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से यूज किया जाता है आंसर, मतलब क्वेश्चंस में देखेंगे हम उसके क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो ये उसका इनवर्स है। स्टेप्स क्लियर है। सबसे पहले y x का फंक्शन था, फिर x को y का फंक्शन बनाना, इसका मतलब x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए चाहे हमें कुछ लेना, अंडर रूट लेना पड़े, मल्टीप्लाई, जो भी करना पड़े करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिंपली आ जाता है, 3 को इधर लेके आ जाओ, 2 से डिवाइड कर दो तो x y का फंक्शन। अब उसके बाद x को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, f इनवर्स y, एंड फाइनली y की जगह पे x पुट कर देंगे। तो ये x माइनस 3/2, इसका 2x प्लस 3 का क्या है, इनवर्स फंक्शन है। स्टेप्स क्लियर है। हाँ सर। तो लिखोगे स्टेप्स, सर वो 2 मिनट पिछला पेज दिखा दीजिए ना। स्टेप्स लिखोगे या क्लियर है, क्या करना है। सर Clear है। लिखवा दो। ठीक है, तो लिखो इसमें steps to find out inverse function, steps to find out inverse function। तो step 1, फर्स्ट रिप्रेजेंट, सिंपल से 3-4 स्टेप्स आएंगे। फर्स्ट रिप्रेजेंट x in terms of y
in terms of y, x in terms of y, step 2. Then replace x by f inverse y, and step 3 में put y या replace y by x in f inverse y. तो ये सिंपल से स्टेप्स है. फर्स्ट रिप्रेजेंट ex in terms of y, then replace x by f inverse y, and then replace y by x in f inverse y. सर क्वेश्चन वाला पेज. अगले वाले का क्या आएगा? e to the power e x. to the power e to x. the power x. सिंपल है बहुत. सेकेंड जो है यहाँ पे y इज इक्वल टू ln x, तो x इज इक्वल टू e की पावर y. x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, अब x को रिप्लेस किया f इनवर्स y से, और ये इन्वर्टिबल था, इसके वजह से कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ी हमें. तो f इनवर्स y इज इक्वल टू e की पावर y, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? e की पावर x. तो ln x का इन्वर्स क्या, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है? इनवर्स फंक्शन e की पावर x है. थर्ड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. अब इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसमें कैसे करेंगे बताओ? तो ये देख लो, ये x में क्वाड्रेटिक हम मान लेंगे, तो ये x में क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स हम निकाल सकते हैं. तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस 4 इंटू वाई माइनस 1. माइनस बाहर ले लिया मैंने वहां पे, तो ये आ जाएगा. ठीक है, अपॉन में 2, सॉरी ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये 1 x में क्वाड्रेटिक है ना, तो ये -1 एंड प्लस माइनस आएगा. तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4y माइनस 3 अपॉन 2. अब यहाँ पे बताओ तुम कौन सा साइन लेना है, प्लस लेना है या माइनस लेना है? प्लस. क्योंकि देख लो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 टू इंफिनिटी, तो हमें पॉजिटिव x ही चाहिए. तो पॉजिटिव x हमें कब मिलेगा? जब हम यहाँ पे प्लस साइन लेंगे. ध्यान रखना, यहाँ पे कभी कभी 2-3 वैल्यूज आती है, तो वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे? जो भी वैल्यू इसमें लाई कर रही है उसके बाद डोमेन में, मतलब वो वैल्यू हम लेंगे. तो जैसे यहाँ पे माइनस लेने पे तो वो तो निगेटिव आ जाएगा, तो x लेना पड़ेगा हमें एज x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 4y माइनस 3 अपॉन 2. तो यहाँ पे f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये -1 प्लस 4y माइनस 3 अंडर रूट के अंदर में 2 अपॉन 2.
और इसको किससे रिप्लेस कर देंगे फाइनली, x से। क्लियर है कैसे आया ये इनवर्स? हाँ सर। तो लिख लो इसको जल्दी से, और बाकी के जो एग्जांपल्स है वो तुम्हारा होमवर्क है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज बस बाकी है, प्रॉपर्टी के ऊपर अच्छे एग्जांपल्स बनते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एंड आईटीएफ शुरू कर देंगे। और आईटीएफ का तो जो बेसिक है वो तो मैंने बता दिया है एज अ हिंट है, क्या करने वाले हैं उसमें, ठीक है? क्या करने वाले हैं उसमें? डोमेन को रेस्ट्रिक्ट डोमेन करने को वाले हैं। restrict- ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके उसको इन्वर्टिबल बनाने वाले हैं, एंड फिर उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हम देखेंगे वहां पे। सर नेक्स्ट पेज दिखाना। हो गया? यस ठीक है, तो होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चन है, 3 नहीं 2 ही है। तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना जरूरी है, एंड अगर इन्वर्टिबल हो गया तो इनवर्स कैसे निकालेंगे? इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी कल के लेक्चर में देखते हैं। एंड होमवर्क, अब तुम पीरियोडिक फंक्शन वाला पार्ट पूरा कर सकते हो, पीरियोडिक फंक्शन जहां पे था वो पूरा कर सकते हो, एंड इवन ऑड वाला, मतलब एक्सरसाइज 1 में पीरियोडिक जहां तक है वो कंप्लीट कर लेना, आज ही कंप्लीट कर लेना, ठीक है? पीरियोडिक अभी ताज़ा ताज़ा है तो क्वेश्चन भी बन जाएंगे, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर वो क्लियर ही हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? तो वो सेक्शन सॉल्व कर लेना जिसमें पीरियोडिक फंक्शन आ रहा है, ठीक है? फिर